Hello students, welcome to the MPPSC Point by Muskan Durrani. This is our new channel जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पोस्ट कर दिया है, जिसका सोर्स हमने उठाया है तमिलनाडु एनसीईआरटी। उसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। अभी हम आज शुरू कर रहे हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन सेटलमेंट की हिस्ट्री की कि हम कब से जानते हैं कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं या ह्यूमंस का ओरिजिन कब से है, तो हमें जो सबसे पुराने एविडेंस कुछ मिलते हैं वो होते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के। ओके, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है, या फिर अगर आप देख लें कि हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। अगर हम नॉर्मली बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड माना जाता है जिसमें आपके पास कोई भी लिटरेरी सोर्सेस नहीं थे। लिटरेरी सोर्सेस ना होने का मतलब ये होता है आपके पास कोई किताब नहीं है, आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है, या जिसे आप पढ़कर आप ये बता सकें कि उस टाइम के लोग का कल्चर कैसा था, वो क्या खाते पीते थे, वो कैसे रहते थे। तो ऐसा कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड हुआ करता था जिसमें आपके पास दोनों सोर्स है, लिटरेरी भी और आर्कियोलॉजी भी। पर प्रॉब्लम ये है कि आप लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आपके पास सोर्सेज तो अवेलेबल है, लेकिन उसमें कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है, कौन सी स्क्रिप्ट लिखी गई है, आप अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं। तो आपको अभी भी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर ही बेस्ड होना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल पीरियड वो है जहाँ पर आपके पास लिटरेरी सोर्सेज भी है और आर्कियोलॉजिकल भी है, और आप दोनों को पढ़ भी सकते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें लिटरेरी सोर्स है ही नहीं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में दोनों सोर्सेस अवेलेबल हैं, पर लिटरेरी सोर्स पढ़ा नहीं जा सकता। हिस्टोरिक सोर्सेस में दोनों अवेलेबल भी हैं और दोनों को पढ़ा भी जा सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन सेटलमेंट कब से है, तो वो प्री हिस्टोरिक टाइम से है, जिस टाइम पर हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड से रिटर्न एविडेंसेस नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम के बारे में अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी तो हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर बेस्ड हुआ करते थे। तो उस टाइम पर कोई किताबें नहीं थी, और उस टाइम पे कई सारे आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि उस टाइम पर कल्चर कैसा हुआ करता था, उस टाइम पर लोग कैसे रहा करते थे। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ये होता है, जैसे लिटरेरी का मतलब होता है किताब जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, और आर्कियोलॉजिकल मतलब किताब नहीं, लिखा नहीं है, पर कुछ चीजें हैं, कुछ टूल्स हैं, कोई पॉटरी है, या फिर कुछ पत्थर हैं जिस पर जिसको आप देख कर ही बता सकते हो कि उस टाइम के लोग कैसे रहा करते थे। तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल थे, जैसे कि स्टोन के टूल्स हो गए, पॉटरी हो गए, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान हो गया, या फिर कुछ मेटल्स वगैरह हो गए, मेटल से बने हुए कुछ इम्प्लीमेंट हो गए जो कि प्री हिस्टोरिकल पीपल यूज किया करते थे। अब ये जो आर्कियोलॉजी की डेवलपमेंट है वो हमें समझने में हेल्प करती है कि उस टाइम के लोगों की जिंदगी और उनका कल्चर कैसा हुआ करता था। अब अगर हम आगे बढ़े तो इंडिया में प्री हिस्टोरिक की जो पीरियड है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हमने अभी तक देखा कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो प्री हिस्टोरिक था। अब प्री हिस्टोरिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब हम सब में जो वर्ड आ रहा है लिथिक, एक सब में जो ये वर्ड आ रहा है लिथिक, इस लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जब भी ये वर्ड आएगा लिथिक तो उससे हम क्या मतलब निकालेंगे, स्टोन। तो पैलियोलिथिक मतलब पुराना स्टोन, मीडियोलिथिक मतलब मिडिल एज के स्टोन, और नियोलिथिक मतलब न्यू एज के स्टोन। तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन्स। अब हम जब पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो ये 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड पैलियोलिथिक माना जाता है। मेसोलिथिक 10,000 से 6,000 बीसी तक का टाइम जो है वो मेसोलिथिक माना जाता है, और 6,000 से लेकर 4,000 बीसी तक का जो टाइम है वो नियोलिथिक माना जाता है। ओके, तो हमने टाइम पीरियड कैसे डिसाइड किया है, 10,000 से पहले का पैलियोलिथिक, 10,000 से 6,000 तक का मेसोलिथिक, और 6,000 से 4,000 तक का नियोलिथिक। चलिए, और उसके बाद फिर एक मेटल एज है। तो इन चारों पीरियड को हम कंबाइंडली बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरिया। इन पीरियड जो ये पीरियड्स हम बता रहे हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक,
ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक जैसे नहीं चल रहे थे। मतलब अगर आप ये नहीं कह सकते कि जब नॉर्थ इंडिया में पैलियोलिथिक था तब साउथ में भी पैलियोलिथिक होगा, जब नॉर्थ में मेटल का यूज हो रहा था तो तब साउथ में भी हो रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। टाइम पीरियड थोड़े बहुत इधर उधर थे, लेकिन फिर भी हमने इसकी जो डेटिंग करने की कोशिश की है वो पूरी साइंटिफिकली की है। हमने कौन सा एज कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये हमने रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू बताया है। अब रेडियो कार्बन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की में कार्बन को काउंट करके बताया जा सकता है। तो मतलब अगर कार्बन लॉस होते जा रहे हैं तो उसका मतलब वो चीज पुरानी होती जा रही है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर में से कितने कार्बन लॉस हो चुके हैं इसको हम स्टडी करके ये बता सकते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। ओके। और एक दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है जिसे हम कहते हैं डेंड्रो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डेंड्रो टेक्नोलॉजी आपके वुड की वुड को स्टडी करने में या वुड की एज पता करने में हेल्प करता है। तो उस वुड में कितने ट्री रिंग्स हैं, उस ट्री रिंग्स के नंबर काउंट करके आप ये बता सकते हो कि वो वुड कितना पुराना है। तो हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। ये हमारी कार्बन डेटिंग है एक। तो ये यहाँ पर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मैटर रखा रहेगा। इस ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो कार्बन की लेयर्स हैं इसमें। तो हम अब आपको ये ईयर्स याद करना बहुत जरूरी है कि ये है 5730। 5730। तो 5730 वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अपनी हाफ मतलब हाफ लाइफ उसके हाफ कार्बन लॉस हो जाते हैं। हाफ लाइफ उसकी कितनी होती है 5730। तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसकी आधी जिंदगी होती है 5730 ईयर्स की। मतलब जैसे ही 5730 साल पूरे हो जाएंगे उसके आधे कार्बन कम हो जाएंगे। तो पहले जो इतने सारे थे अब वो आधे ही बचेंगे। उसके बाद फिर और जब 5730 साल पूरे हो जाएंगे मतलब कुल मिला के 11460 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसमें से भी और आधे हो जाएंगे मतलब अब से 25% बचेंगे। अब इसमें से भी जब 5307 सात 5730 साल और पूरे हो जाएंगे मतलब आप बात कर रहे हैं 17190 सालों की। तो इतने साल बाद अब इस 25% में से भी आधी परसेंट गायब हो जाएंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर 5730 सालों में अपने हाफ लाइफ कंप्लीट कर देता है, तो वहाँ पे कार्बन खत्म हो जाएंगे। तो ये है आपके किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की आप स्टडी कर सकते हैं रेडियो कार्बन मेथड से या कार्बन डेटिंग मेथड से। एक दूसरी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आप जो किसी भी वुड में कितनी ट्री रिंग्स है उन ट्री रिंग्स को काउंट करके आप ये बता सकते हो कि वो वुड कितना पुराना है। तो ये तो टेक्निक को हम यूज करते हैं किसी भी चीज की या किसी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की डेटिंग करते टाइम या वो कितना पुराना है ये आइडेंटिफाई करते टाइम। अब अगर हम बात करें कि हमने देखा प्री हिस्टोरी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पैलियोलिथिक क्या है। तो पैलियोलिथिक वो कुछ साइट्स हैं जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगह पर पाई गई हैं। पर जनरली ये पैलियोलिथिक साइट्स आपके उन सोर्सेस वाटर सोर्सेस के आसपास ही लोकेटेड है। तो जहाँ पर आपकी नदियाँ ज्यादा हैं उनके आसपास आपके पैलियोलिथिक साइट्स आपको मिल जाएंगी। ओके। यहाँ पर जो लोग थे वो रॉक शेल्टर्स बनाकर रहते थे। तो कुछ रॉक शेल्टर्स वहाँ पे हुआ करते थे या कुछ गुफाएं यहाँ पे हुआ करती थी जिनके यहाँ या जिनके नीचे अ, जिनके अंदर हमारे उस टाइम के लोग रहा करते थे। अब ये जो है उस टाइम के लोग कभी कभी कुछ हट्स बना लिया करते थे। तो किसी पत्तियों से कुछ हट्स बना ली या फिर रॉक्स से कुछ गुफाएं बना ली या बनाई नहीं है, नेचुरली कोई गुफाएं बनी हुई है तो उनके अंदर वो लोग रह लिया करते थे, खुद नहीं बनाते थे। तो गुफाएं जो नेचुरली बनी होती थी तो उनके अंदर वो रह लेते थे या फिर वो पत्तियों से कुछ हट्स वगैरह झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी सोन या फिर पोटवा वैली जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती है। नॉर्थ इंडिया में आपकी शिवालिक हिल्स आती है। फिर दो साइड्स आपकी एमपी की है, दो साइड्स और एक साइड आपकी आंध्र प्रदेश की और एक चेन्नई की। एमपी की दो साइड में एक है भीमबेटका की गुफाएं आपने सुनी होंगी। दूसरी है आपकी अदमगढ़ हिल्स जो कि नर्मदा वैली के आसपास है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और फिर अतिरापक्कम चेन्नई। तो ये चार ये कुछ 6 सोर्सेस हैं या जो 6 आपकी साइट्स हैं वो आपको पता चलती है, वो आपको मिलती हैं पैलियोलिथिक एज की। जिसमें से सोन या पोटवार वैली आपकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती है, शिवालिक हिल्स आपकी नॉर्थ इंडिया में आती है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, कुर्नूल आंध्र प्रदेश और तब चेन्नई में आती है अतिरापक्कम।
पैलेलिथिक एज के लोग हंटर और गैदरर हुआ करते थे। हम उन्हें हंटर और गैदरर कहते थे क्योंकि वो अपना खाना या तो जानवरों को का हंट करके लाते थे, या तो फिर वो जो कुछ प्लांट्स वगैरह या कुछ ऐसे पौधे आपके उगे हुए रहते थे उनको ही गैदर करके लाते थे। तो या तो ये कुछ शिकार करते थे या तो कुछ खुद से उगाते नहीं थे, जो अगर कुछ उग गया है तो उसे गैदर करके लाते थे और उससे अपना पेट भरा करते थे। उस टाइम पर वो लोग कुछ स्टोन टूल्स का यूज करते थे फॉर हंटिंग, या तो वो हैंड साइज हुआ करते थे ऐसे टूल्स जो हाथ में आ जाए, या फिर वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। उस टाइम पर एक पत्थर बहुत फेमस था जिसे हम कहते हैं क्वार्टजाइट। तो ज्यादातर उनके जो टूल्स होते थे वो क्वार्टजाइट स्टोन से ही बना करते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर ये नदी के किनारे से लेकर आते थे, फिर उनसे उनको यूज करते थे वो हंटिंग करने के लिए। तो बड़े बड़े जानवरों की हंटिंग करने के लिए आपको बड़े बड़े टूल्स चाहिए होते थे। और कई बार क्या होता था कि जब जानवर बहुत बड़े बड़े होते थे तो उनका शिकार कोई एक इंसान नहीं कर सकता था, तो बहुत पूरा एक ग्रुप जाता था उनका शिकार करने के लिए। तो बहुत सारे लोग मिलकर बड़े बड़े स्टोन्स का यूज करके बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे उस टाइम पर। उस टाइम पर हमें उनकी लैंग्वेज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, कैसे बातें करते थे। पर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हमें रिटर्न एविडेंसेस पता नहीं है, तो हमें जो भी एविडेंसेस पता है या जो भी हमने उनके बारे में स्टडी की है वो टूल्स से ही की है। तो हमें ज्यादा कुछ उनके बारे में पता नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन के बारे में। पर फिर भी हमें ये पता है कि उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे मॉडिफाई हुई विद टाइम। उन्होंने फिर शिकार करना थोड़ा कम किया और फिर जानवरों को पालना शुरू हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो हंटिंग और गैदरर ही वो रहा हुआ करते थे। अब उस टाइम पर हमारे कुछ पुराने टाइम की पेंटिंग्स वगैरह हैं, जैसे आप भीमबेटका की गुफाओं में आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। और हमें ओल्ड स्टोरेज का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC हमने पहले डिस्कस किया था। 10,000 BC के पहले के पीरियड को हम ओल्ड स्टोरेज कहा करते हैं। इसके बाद आपकी आती है मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज। तो जो मिडिल स्टोन एज है वो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज की तरह काम करती है। इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से 6,000 BC तक का। अब इसकी कुछ साइट्स आपको मिल जाएंगी नंगहज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, और कुछ और भी साइट्स जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि इंडिया है, तो ये सेंट्रल वाला मोस्टली रीजन जो था ये मेसोलिथिक एरिया का था। तो यहाँ पर आपको गुजरात वाली साइड्स, कुछ मध्य प्रदेश की साइड्स, कुछ राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की, बिहार की, ये वाली साइड्स आपको ज्यादा मिल जाएंगी मेसोलिथिक। टू बी प्रिसाइज गुजरात की लंगंज और आजमगढ़ इन मध्य प्रदेश, राजस्थान की कुछ साइड्स, उत्तर प्रदेश की और बिहार की। यहाँ पर भी आपको कुछ पेंटिंग्स मिल जाएगी जिसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि मेसोलिथिक के टाइम पर उनकी सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी और क्या क्या उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह हुआ करती थी। ये सब आप उनकी पेंटिंग्स को देखकर थोड़ा बहुत बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स बदल गए थे। जैसे पैलियोलिथिक में क्वार्टजाइट स्टोन का यूज होता था, बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था। अब यहाँ पर जो पत्थर यूज होते थे वो बहुत छोटे से थे। तो कोई भी पत्थर यहाँ पे मतलब 5 सेंटीमीटर तक के पत्थर, मतलब छोटे छोटे से पत्थर यहाँ पे यूज किया करते थे, जिनको हम माइक्रोलिथ कहते थे। लिथ का मतलब हम पहले देख चुके हैं, लिथ मतलब पत्थर, माइक्रो मतलब छोटा। तो छोटे पत्थरों का यूज यहाँ पे ज्यादा होता था। अब इसके बाद हम देखें कि हंटिंग गैदरिंग यहाँ पर बंद नहीं हुई थी। तो जैसे पैलियोलिथिक वाले लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, वैसे मेसोलिथिक के लोग भी हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। लेकिन अब बस फर्क ये था कि उस पहले के टाइम पर जब हंटिंग की जाती थी वो बड़े बड़े जानवरों को की जाती थी, और मेसोलिथिक पीपल अब हंटिंग करते थे तो छोटे छोटे जानवरों को ज्यादा प्रेफर करते थे। साथ ही में उन्होंने फिशिंग करना शुरू कर दिया था। अपने बाकी सारे टूल्स में उन्होंने बो एंड एरो को भी शामिल किया था, क्योंकि छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो अब पूरा ग्रुप जानने की जरूरत नहीं है, अब एक ही इंसान बो एंड एरो के साथ शिकार कर सकता था। इस टाइम पर क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू हो गया था, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को उगाना और कुछ अलग कल्टीवेशन तरीके कल्टीवेशन करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो कंपेरेटिवली ये किसी एक जगह पर थोड़े लंबे टाइम के लिए रहने लग गए। तो पैलियोलिथिक पीपल कहीं पे सेटल हुआ ही नहीं करता। तो आज यहाँ कल वहाँ फिर कल परसों कहीं और, तो ऐसे वो बहुत ज्यादा मूव किया करते थे। मेसोलिथिक में भी परमानेंट सेटलमेंट तो शुरू नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो एक जगह पर कुछ टाइम के लिए रुक जाया करते थे, क्योंकि इनके पास मतलब खाना शिकार के साथ साथ उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू किया था, इनके पास एनिमल्स थे डोमेस्टिकेशन करने के लिए। तो ये एक जगह पे थोड़े टाइम के लिए रुक जाया करते। अब यहाँ से इनकी साइड से हमें कई सारी एनिमल की बोन्स मिली हैं, जैसे कि कुत्ते की, डॉग की, डियर, बोर और ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच थोड़ा सा अनकॉमन है,
तो इसे आप स्पेशली याद रखेंगे कि डॉग, डियर बोन और ऑस्ट्रिच, इन सब की बोन्स हमें मेसोलिथिक साइट से मिली है। इसके अलावा कुछ साइट्स पर आपको डेड के साथ, किसी डेड बॉडी के साथ माइक्रोलिथ्स का या फिर कुछ शेल्स के दफनाए जाने की भी प्रैक्टिस आपको दिखती है। तो कोई अगर किसी इंसान की डेथ हो गई है तो उसकी डेड बॉडी के साथ आपको कुछ माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर मिल जाएंगे, कुछ शेल्स मिल जाएंगे जो उन्हीं की बॉडी के साथ ही दफनाए जाने लगे। फिर हम बात करें नियोलिथिक एज की, तो नियोलिथिक एज का पीरियड था 6000 से लेकर 4000 बीसी तक का। अब इस एज में जो ह्यूमन कल्टीवेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया था ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन सेटलमेंट का भी बहुत प्रोग्रेस इस टाइम पर देखा गया था। तो अब इनकी आप साइड्स की बात करें तो ये नॉर्थ में कश्मीर वैली, बिहार में चिरान और उत्तर प्रदेश में बेलन वैली, इसके अलावा और भी कुछ रीजन्स हैं डेक्कन एरिया के जो कि नियोलिथिक साइट्स के लिए जाने जाते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट देखेंगे तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और कोडेकल, ये सारी कर्नाटका में है। तो अगेन मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और कोडेकल, ये आपको कर्नाटका वाले साइड में मिलेंगे। तमिलनाडु का पीएमपल्ली और आंध्र प्रदेश का उतनूर, तमिलनाडु का पीएमपल्ली और आंध्र प्रदेश का उतनूर, ये सारी साइट्स जो है वो आपको नियोलिथिक साइट्स मानी जाती है। इसके अलावा नियोलिथिक कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसकी एग्रीकल्चर। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो हालांकि पहले ही शुरू हो गया था मेसोलिथिक एज में, अब डोमेस्टिकेशन थोड़ा ज्यादा होने लगा था और डोमेस्टिकेशन के साथ जो एक नई चीज आई थी वो थी एग्रीकल्चर। साथ ही में अब जो स्टोन टूल्स थे वो भी थोड़े चेंज हुए। तो पेलियोलिथिक में क्वार्टजाइट थे, फिर मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ आई और अब वो जो स्टोन्स थे उसको पॉलिशिंग की जाने लगी, तो उसकी पॉलिश्ड टूल्स यूज किए जाते थे। अब वो चाहे हंटिंग के लिए हो तो भी हम पॉलिश टूल्स यूज करते थे और कुछ और इक्विपमेंट भी बनाने हो तो हम उनके लिए पॉलिश्ड स्टोन्स का यूज करते थे। इसके अलावा यहाँ पे पॉटरी वगैरह का भी यूज ज्यादा हो गया था, तो पॉटरी पे हम खाना बनाते भी थे और पॉटरी में खाना हम स्टोर करके भी रखते थे। इसके अलावा हमने प्लांट्स का उगाना, डोमेस्टिकेशन करना, ये सब हमारे यहाँ पर जो चल ही रहा था, जिसकी वजह से विलेजेस का इमरजेंस शुरू हुआ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विलेजेस कौन सी एज से दिखना या इमर्ज होना शुरू हुए थे, तो वो नियोलिथिक एज थी। इसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी में भी काफी इम्प्रूवमेंट आई, हमारे जो स्टोन टूल्स थे वो अब पॉलिश्ड थे। तो पॉलिश्ड टूल से हम बहुत जल्दी पेड़ों को भी काट पाते थे और हंटिंग भी बहुत अच्छे से हो पाती थी। अब हमने कुछ जो पहले हम ग्रास जैसे हम लीव्स से झोपड़ियां बना के रह रहे थे पैलियोलिथिक में, तो अब उन झोपड़ियों के अलावा हमने क्या किया था, ब्रिक्स से, ईंटों से हमने पत्थर बनाना शुरू, ईंटों से हमने घर बनाना शुरू कर दिए। अब इसके अलावा जो पॉटरी वगैरह भी हम पैलियोलिथिक टाइम से बनाते आ रहे हैं, अब वो पॉटरी हम व्हील्स से बनाना हमने शुरू कर दिया था और उन पॉटरी पे हम खाना बनाते भी थे और कुछ स्टोर करके भी रखते थे। लार्ज अर्न्स यूज हुआ करते थे डेड बॉडी को बरी करने के लिए, तो किसी की डेथ हो गई है तो बड़े बड़े, अगर आपने से देखी होगी, आप कैसे बताएं, ऐसे आपने बड़े बड़े से कॉफी से आपने जैसे आपने देखी होगी, तो यहाँ पर फिर डेड बॉडी को लिटाया जाता था, तो ऐसे कॉफिस बनाए जाने लगे या लार्ज अर्थ बनाए जाने लगे जिसमें डेड बॉडी को दफनाया जाता था। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली। अगर आप वेस्टर्न इलाकों में देखेंगे तो वहां ज्यादा वीट राइस बार्ली मिलेट ये सब कुछ उगाया जाता था। स्पेशली जो हम राइस कल्टीवेशन की बात करें तो वो ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा की जाती थी और उसमें भी प्रिसाई अगर हम किसी बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जैसे कि वो बेलन वैली वगैरह में आपकी राइस वगैरह का कल्टीवेशन थोड़ा ज्यादा होता था। इसके अलावा अच्छा कोल्डीवा करके कुछ एक जगह है जो हम आगे और भी पढ़ेंगे, वो आपकी राइस की कल्टीवेशन के लिए ज्यादा जानी जाती है। इसके अलावा शीप, गोट, कैटल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। कैटल को हम दो चीजों के लिए यूज करते थे, अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप्स उगानी है तो भी कैटल का यूज होता था। एंड इवन कैटल को हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी, जिनके ऊपर सामान रखकर या खुद बैठकर या किसी भी तरह से हम उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करते थे। इसके अलावा हम नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो कॉटन एंड वूल से बने हुए कपड़े भी यूज किया करते थे, तो कॉटन एंड वूल भी उस टाइम पर ज्यादा फेमस हुआ था, फेमस या फिर यूज में आया। इसके बाद है हमारी प्री हिस्टोरी की लास्ट एज जो हम बात करेंगे वो है मेटल एज। तो न्यूलिथिक के बाद हमारी एक एज आई थी मेटल एज, या उसी को हम जानते हैं चाल्कोलिथिक एज।
अब लिथिक मतलब हमने पहले देखा था, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, और चालको का मतलब होता है कॉपर। तो एक ऐसा एज जिसमें पत्थरों के साथ कॉपर का भी यूज करना शुरू कर दिया गया था, उसे हम कहते हैं मेटल एज। ओके, तो उस टाइम पर हमने कॉपर का भी यूज करना शुरू किया और ब्रॉन्ज का भी। और ब्रॉन्ज बनता कैसे है? तो कॉपर के साथ अगर हम टिन या फिर लेड को मिला दें, टिन को मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो अगर आपके पास कॉपर है और उस कॉपर में अगर आप टिन या फिर जिंक मिला देते हैं, तो उससे फिर जो निकलता है मेटल या जो बनता है उसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज अलोंग विद द स्टोन्स करना शुरू कर दिया गया था। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मेटल ओर को पिघलाने की और उसे फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान बनाने की टेक्निक अब लोगों को समझ में आने लगी थी। वो इस टेक्निक का यूज करके कई सारे मेटल टूल्स बनाया करते थे। इसके अलावा लेकिन इसके साथ हमें इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें मेटल मिल गया तो हमने स्टोन्स को छोड़ दिया। तो मेटल्स तो आए लेकिन उसके साथ साथ स्टोन्स का यूज भी होता था, इसीलिए इसे हम चाल्कोलिथिक बोलते हैं। तो सिर्फ चाल्को नहीं है, यहाँ पर लिथिक मतलब स्टोन्स भी शामिल हैं। तो कुछ माइक्रोलिथिक टूल्स अभी भी यहाँ पर चल रहे थे, उसके साथ साथ मेटल टूल्स और डेवलप किए। अब जो लोग थे वो बहुत बड़े बड़े इलाकों मतलब बहुत दूर दूर वाले इलाकों में जाते थे मेटल्स को डिस्कवर करने के लिए या मेटल्स को लाने के लिए, जिसकी वजह से चाल्कोलिथिक कल्चर कई सारे इलाकों में या इंडिया के कई सारे पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। इसके बाद जो अगर आप बात करें, चाल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो ज़्यादातर आपके रिवर रिवर वैली के आसपास, जैसे पैलियोलिथिक साइट्स पे आपकी रिवर वैली के आसपास ही ग्रो हुई थी, वैसे ही चाल्कोलिथिक साइट्स पे आपकी रिवर वैलीज के आसपास ही ग्रो की थी। ज़्यादातर हम जो ये कहते हैं कि हड़प्पन कल्चर है वो भी आपके चाल्कोलिथिक कल्चर का ही एक पार्ट। तो चाल्कोलिथिक जिसमें ब्रॉन्ज कॉपर वगैरह यूज हो रहा है उसी का ही एक पार्ट है आपका हड़प्पन कल्चर। साउथ में अगर आप जाएंगे तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, इन नदियों के किनारे भी आपको कुछ चाल्कोलिथिक साइट्स मिल जाएंगी। अब अगर आप बात करें स्टार्टिंग जब मेटल एज शुरू हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोग मेटल्स का यूज नहीं करते थे। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ, सेकेंड मिलेनियम बीसी आया, सेकेंड मिलेनियम बीसी मतलब 2000 बीसी से लेकर 1001 बीसी तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं सेकेंड मिलेनियम बीसी। तो इस टाइम पीरियड में इसके एंड होते होते आपके कॉपर और ब्रॉन्ज मतलब आर्ट्स का सामान प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और कई सारे ब्रॉन्ज और कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिखने लगे, टेराकोटा फिगर्स, पॉटरी वगैरह बनने लगी। और ये सब आपको तमिलनाडु के पीएमपल्ली में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जो गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, इन सब नदियों के किनारों पे भी, और स्पेशली अगर आप किसी एक साइड की बात करें साउथ इंडिया में, तो वो तमिलनाडु के यहाँ पीएमपल्ली में भी आपको ये मेटल आर्ट्स दिखते थे। अब इसके अलावा इस चाल्कोलिथिक एज के बाद हमारी एज आती है आयरन एज। और आयरन एज को हम ज्यादातर पढ़ते हैं वेदास के साथ में। तो वेदास हम ये मानते हैं कि वैदिक कल्चर के टाइम पर आपकी आयरन एज आई थी। तो जो साउथ इंडिया में आयरन एज आपकी मेगालिथिक बुरियस के टाइम पर आई थी। अब मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? साउथ में एक बहुत ही अलग कल्चर चलता था जिसे हम कहते हैं मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथ मतलब, लिथ मतलब होता है पत्थर और मेगा मतलब बड़ा पत्थर। जैसे माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर और मेगालिथ मतलब बड़ा पत्थर। तो यहाँ पर जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसको दफनाने के लिए उसके ऊपर हम एक बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करते थे, बड़े बड़े पत्थर उसमें रख दिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी जो कब्रें थी या ग्रेव्स थी वो आपको साउथ इंडिया में ज्यादातर देखने के लिए मिली थी। तो कुछ ऐसी मेगालिथिक साइट्स आपके साउथ में थी, हल्लूर, मस्की, कर्नाटका। ये आपको अगर याद हो तो मस्की और हल्लूर आपकी मेसोलिथिक साइट्स में से भी एक है। नहीं, सॉरी, नियोलिथिक साइट्स में से भी एक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, तमिलनाडु में अदिरचन्नूर, ये सारी साइट्स भी हैं जो कि मेटल एज के लिए या फिर मेगालिथिक कल्चर के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे एक अलग तरह की पॉटरी आई थी, मतलब व्हील का यूज तो हमने नियोलिथिक में ही शुरू कर दिया था। पर अब यहाँ पर जो पॉटरी बनती थी वो ब्लैक और रेड कलर की बनती थी। कई सारे आयरन के बने हुए इक्विपमेंट जैसे हो और सिकल। अब सिकल वो होता है जिसे हम एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर क्रॉप उग गई है, उनको कटाई करनी है, तो ऐसे सिकल का हम यूज करते थे। और वो मतलब होता है कि ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे आप अनचाहे, जैसे बीड्स वगैरह होते हैं आपके खेतों में, तो अनचाहे पौधों को जब आप उखाड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो वो का यूज होता है।
इसके अलावा कई सारे और भी जो छोटे छोटे वेपन्स है वो आपको कब्र के साथ या बुरियस के साथ दफनाए गए मिले थे। तो इसके यहाँ पर आपकी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज खत्म होती है। तो ये हमने बात कर ली अपनी प्री हिस्टोरिक एरिया की। तो प्री हिस्टोरिक के खत्म होते ही अब नेक्स्ट आपका आएगा प्रोटो हिस्टोरिक एरिया। और प्रोटो हिस्टोरिक एरिया का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का आपका एग्जाम्पल है हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर इसमें ये होता है कि आपके पास लिटरेरी सोर्सेज तो होते हैं पर आप उसे पढ़ नहीं पाते, तो आपको रिलाई किस पे करना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो एक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिसकी दो साइड्स हमने सबसे पहले डिस्कवर की थी। एक थी उसमें से हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदाड़ो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी, और ये आपके वेस्ट पंजाब में पड़ती है। पंजाब के दो हिस्से हो गए थे, एक ईस्टर्न पंजाब जो हमारे इंडिया में आता है और एक वेस्टर्न पंजाब जो पाकिस्तान में आता है। तो वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में आता है वहां पर आपको एक साइट मिलती है हड़प्पा, और पाकिस्तान में ही आपका सिंध आता है, सिंध में आपकी एक साइट मिलेगी मोहनजोदाड़ो। तो ये दोनों एक मेजर साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जैसे ही ये दो सिटीज एस्किवेट हुई, इनके बारे में कुछ डिस्कवरीज हुई, तो हमें ये समझ में आया कि जरूर ही वहां पर कोई सिविलाइजेशन, एक सभ्यता वहां पर रही होगी, कुछ एक मेजर पीरियड रहा होगा जहां पर कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुई होगी। तो हमने सबसे पहले सिविलाइजेशन को नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि वहां पर एक नदी थी इंडस, और हमें लगा था कि मान लीजिए अगर ये इंडस रिवर है तो ये साइड जिसके कहीं आसपास ही लोकेटेड थी, तो हमें लगा था वो सारी पूरी सभ्यता इसी के आसपास ही लोकेटेड रही होगी। तो इनिशियली हमने इसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब वो जो इस इंडस रिवर के आसपास है, इंडस की वैली में रहती है, सिर्फ वो वाली सिविलाइजेशन। पर बाद में हमें कुछ ऐसी भी साइट्स मिली जो इंडस रिवर से थोड़ी सी दूर पे थी, पूरे डिस्टेंस पे थी। इसलिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में से वैली हटा दिया और हमने सिर्फ इसे इंडस सिविलाइजेशन बोला, क्योंकि हमें कुछ ऐसी साइट्स मिली जो इंडस नदी से बहुत दूर थी। इसके बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे नाम दिया, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा कि आप समझ रहे होंगे ये उसकी फर्स्ट एस्किवेटेड साइट के नाम पर। तो हमने क्योंकि सबसे पहली हड़प्पा साइट ही डिस्कवर की थी, तो उसके नाम पर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे कि आपको सिंध में कोडीजी मिल जाएगी, वही सिंध जहाँ पर आपकी मोहनजोदाड़ो है, वही उसी सिंध में आपको एक और साइट मिलेगी कोडीजी। हमारे राजस्थान में आपको कालीबंगा मिलेगी, पंजाब में रोपर, हरियाणा में बनावली, लोथल, इसमें हरियाणा में बनावली, इसके अलावा लोथल गुजरात में है, सुरकोतड़ा भी गुजरात में है, और धोलावीरा भी गुजरात में। तो लोथल, सुरकोतड़ा गुजरात और धोलावीरा, ये तीनों साइट्स आपको गुजरात में मिलेंगी। यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बड़ी बड़ी सी सिटीज है, ये लगभग आपको 100 हेक्टेयर लैंड पर आपको ये मिल जाएगी। तो 100 हेक्टेयर लैंड इसकी लगभग साइज है, लेकिन इसमें से भी सबसे बड़ी साइट जो है वो मोहनजोदाड़ो है। तो मोहनजोदाड़ो इनमें से सबसे बड़ी साइट है जिसकी साइज लगभग 200 हेक्टेयर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो मोहनजोदाड़ो तो हमारा पाकिस्तान में आ गया। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे बड़ी साइट है वो है राखी गढ़ी। और इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की भी देखेंगे तो राखी गढ़ी लगभग थोड़ी सी बड़ी साइट मानी गई है। तो इंडिया में अगर आपसे पूछी जाए तो 100% वो क्या हो जाएगी, राखी गढ़ी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मोहनजोदाड़ो, इसके अलावा ये चनोदाड़ो, ये कोडबीजी जो हमने देखा सिंध में है, इसके अलावा ये आपको मिलेगा हड़प्पा, ये बनावली जो कि हरियाणा में है, ये राखी गढ़ी जो हमने लार्जेस्ट साइट देखी, ये कालीबंगा जो राजस्थान वाले साइड में है, इसके अलावा ये रोपर जो पंजाब में है, ये लोथल जो गुजरात में है, लोथल, सुरकोतड़ा, और ये धोलावीरा, रंगपुर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके गुजरात में है। ठीक है, तो ये सारी आपकी कुछ साइट्स है, ये अमरी साइट। तो ये सारी साइट्स आपको यहाँ पर मैप में दिख रही है। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसका ओरिजिन या एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो हमें कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं पिछले 80 सालों में, उसमें धीरे धीरे करके इस हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट हमें दिख रहा है। तो हमने पूरा ही जो हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट है इनको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले वाले फेज को हमने कहा प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। तो जो प्री हड़प्पन स्टेज में जो साइट्स हमें मिलती है वो ईस्टर्न बलूचिस्तान वाले एरिया में मिलती है।
तो बलूचिस्तान आपने एक एरिया देखा होगा, उसके ईस्ट में जो भी साइड्स है उसको हम प्री हड़प्पन स्टेज कहते हैं। इसके अलावा जो मेहरगढ़ में आपने एक्सकवेशन किया, मेहरगढ़ वो साइट है जहाँ पर आपको अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडिया में कहीं एग्रीकल्चर हुआ था तो वो मेहरगढ़ में हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। तो ये मेहरगढ़ है कहाँ, ये आपके मोहनजोदाड़ो से अगर आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, तो 150 माइल्स अवे फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। तो ये अगर आपकी मोहनजोदाड़ो है तो यहाँ इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ कहीं आपको ये मिला होगा मेहरगढ़। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मेहरगढ़ है ये भी आपके प्री हड़प्पन कल्चर से ही बिलोंग करती है। तो चाहे ईस्टर्न बलूचिस्तान वाला पूरा एरिया, मेहरगढ़ अगर आप बात करें तो ये आपकी क्या है, प्री हड़प्पन साइट्स में आती है। इसके इस टाइम पर जो नोमैडिक पीपल थे, नोमैडिक पीपल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं या जो सेटल नहीं होते एक जगह पर, जो जानवर पालते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को चरवाने जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके नोमैडिक पीपल। तो अब वो उन्होंने क्या किया था, वो सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जीने लग गए थे। तो पहले जो एक जगह सेटल नहीं होते थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं और ऐसे घूमते रहते थे, अब उन्होंने परमानेंटली एक जगह पर सेटल होना सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है अर्ली हड़प्पन स्टेज। तो इस टाइम पर बड़े बड़े गांव डेवलप होने लग गए थे। तो अभी तक अर्बन डेवलप नहीं हुआ था, अभी सिर्फ गांव डेवलप होने लग गए थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर टाउन्स थोड़े थोड़े से ग्रो करने लग गए थे। तो इस टाइम पर अर्ली हड़प्पन टाइप के जो लोग थे वो बड़े बड़े गाँव में रहते थे, और वो जो गाँव था धीरे धीरे वो टाउन्स में डेवलप हो रहा था। तो ये एक ट्रांजिशन फेज आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पे रूरल एरिया धीरे धीरे अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे थे। अब इसमें भी अगर आप अमरी और कोट डीजी वाली साइड देखेंगे तो उसमें आपको एविडेंसेस रहते हैं अर्ली हड़प्पन साइड के। तो ये अमरी हमने देखा, और ये आपकी कोट डीजी। तो ये जो दो साइड्स हैं वो क्या है, आपकी अर्ली हड़प्पन साइड के एविडेंसेस हैं। इससे पहले जो हमने मेहरगढ़ देखा था वो प्री हड़प्पन का था, और अब जो ये अमरी और कोट डीजी है ये दोनों अर्ली हड़प्पन साइड की, अर्ली हड़प्पन स्टेज की साइड्स है। इसके अलावा एक फेज आता है मैच्योर हड़प्पन वाली साइड। तो मैच्योर हड़प्पन में वही जो ट्रांजिशन पीरियड पे अभी भी टाउन बनने शुरू हुए थे, वही टाउन सब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनमें आपका एग्जाम्पल आता है कालीबंगा, जो आपको राजस्थान में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी टाउन प्लानिंग मिलेगी। यहाँ पर जो टाउन्स धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, आपको पूरी तरह से टाउन्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर टाउन प्लानिंग देखने के लिए मिलेगी, पूरे अर्बन फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। वही जो रोड्स आपकी 90 डिग्री पर कट होती है, वो सारे अर्बन फीचर्स जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम का होना, प्रॉपर यहाँ पर सैनिटेशन का होना, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी इस मैच्योर हड़प्पन स्टेज में। इसके अलावा बाद हमारी आती है लेट हड़प्पन स्टेज। यहाँ पे धीरे धीरे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर है वो धीरे धीरे से डिक्लाइन होना लग गया था। इस टाइम पर हमें लोथल मिला था। तो लोथल जो है वो इस टाइम की इस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो इस साइड, ये जो लोथल साइट है वो लेट हड़प्पन स्टेज से बिलोंग करती है। तो ये जो है वो काफी लेट फाउंड हुआ था। चलिए हमें यहाँ पे देखिए कि लोथल एक ऐसी साइट है, पता ही हमें कहाँ आती है, गुजरात में आती है। और लोथल के आसपास बहुत सारी ब्रिक्स लगी हुई है, बड़ी बड़ी ब्रिक्स से वो घिरा हुआ है। वो इसलिए घिरा हुआ है ताकि वो फ्लड से प्रोटेक्टेड रहे। अगर आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा गुजरात इस वाले एरिया में आता है, यहीं पर आपकी लोथल साइट है। अब क्योंकि यहाँ पे समुद्र है तो यहाँ पे फ्लड के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इसकी वजह से इसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स लगाई गई है जो लोथल साइट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फ्लड। इसके अलावा ये एम्पोरियम ऑफ ट्रेड भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स हुआ करते थे, और जब किसी इलाके में पोर्ट्स होते हैं तो वहां पर बहुत कई सारे लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, और यहाँ से ही कई सारे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो जिसकी वजह से लोथल एक एम्पोरियम ऑफ ट्रेड की तरह भी निखर कर बाहर आया था। ठीक है, इसमें इसका ट्रेड होता था। बाकी बचे हुए और भी, जैसे जो लोथल है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था, तो इसका ट्रेड बचे हुए बाकी इंडिया से भी होता था, और इसके अलावा ये दूसरे कंट्रीज के साथ भी ट्रेड किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया, जो आज का ईरान या इराक वाला रीजन है उस। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं कि इस हड़प्पन कल्चर की डेटिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले इसकी डेटिंग हुई थी 1931 में। जॉन मार्शल ने इसका सबसे पहले एक आइडिया लगाया कि ये हो ना हो, ये जो मोहनजोदाड़ो का ये जो टाइम पीरियड है वो 3250 से 2750 बीसी तक के बीच में रहा होगा। उसके बाद जैसे हमें और भी साइट्स मिली है, इसके बारे में और ज्यादा स्टडीज हुई, रेडियो कार्बन मेथड हमारा डेवलप हुआ। तो उसके बाद फिर एक दूसरा स्टडी हुई 1956 में, जिसमें
फेयर सर्विस ने कहा था कि जो हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड है वो 2000 से लेकर 1500 बीसी तक का रहा है। इसके बाद और ये उन्होंने कहा था रेडियो कार्बन डेट्स के बेसिस। इसके बाद फिर 1964 में डीपी अग्रवाल जी ने बताया। तो डीपी अग्रवाल जी ने ये बताया कि इस पूरे जो हड़प्पन कल्चर रहा है उसका टाइम पीरियड रहा होगा 2300 से लेकर 1750 बीसी तक के बीच में। अभी हालांकि ये जो कोई भी इसमें टाइम पीरियड हम स्पेसिफिक बता नहीं सकते, जैसे जैसे और स्टडी होती रहेगी इसमें और भी मॉडिफिकेशन का भी स्कोप रहेगा। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले 1931 में पता चला, फिर 1956 में और फिर 1964 में। तो 1931 में मार्शल जी ने बताया कि इसका टाइम पीरियड रहा होगा 3250 से लेकर 2750 बीसी तक। फिर 1956 में फेयर सर्विस ने बताया कि 2000 से लेकर 1500 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड रहा होगा। फिर 1964 में डीपी अग्रवाल जी ने बताया कि इसका टाइम पीरियड लगभग 2300 से लेकर 1750 बीसी तक रहा होगा। तो एक बार आप इसको लिख कर देख लेंगे ताकि आपको ये लंबे टाइम तक याद रहे। सबसे पहले 1930 सबसे पहले आपको ये 1931 में एक स्टडी हुई, फिर हुई 1956 में, फिर हुई 1964 में। तो 1931 में जॉन मार्शल जी ने आपको बताया था कि जो हड़प्पन या मोहनजोदाड़ो का जो टाइम पीरियड है वो रहा होगा 3250 से लेकर 2750 तक का। फिर 1956 में जो स्टडी हुई उसमें आपको फेयर सर्विस ने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2000 से लेकर 1500 तक का रहा होगा, और ये जो था वो ज्यादा अच्छा क्या बोलते हैं रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये रेडियो कार्बन टेक्निक के ऊपर बेस्ड था। फिर 1964 में एक और डीपी अग्रवाल जी ने स्टडी की जिसमें उन्होंने टाइम पीरियड बताया कि लगभग ये 2300 से लेकर 1750 तक का रहा होगा। तो 3250 से 2750 तक। इसके बाद फिर 1956 में फेयर सर्विस ने बताया 2000 से लेकर 1500 तक, और फिर डीपी अग्रवाल जी ने बताया 1964 में 2300 से लेकर 1750 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर में ऐसे कौन कौन से खासियत थी, क्या क्या अलग से कुछ फीचर्स थे जो हमने हड़प्पन कल्चर में एविडेंस किए। तो सबसे पहला है उसकी टाउन प्लानिंग। अब जो हड़प्पन कल्चर की टाउन प्लानिंग थी ना, मतलब वो उसको बाकी सारी सिविलाइजेशन से बहुत ही अलग बनाती थी। ऐसी टाउन प्लानिंग अभी तक हमारे और किसी भी सिविलाइजेशन में देखी नहीं गई जितनी की हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी। और ये जो टाउन प्लानिंग थी वो हमने ग्रिड सिस्टम में देखी थी। ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो भी स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर ही क्रॉस करती है, जिसकी वजह से जो पूरी सिटी होती है वो कई सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए एक ये गली है और दूसरी ये गली है, तो ये दोनों गलियां एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्रॉस करेंगी, और इसकी वजह से ये जो पूरी सिटी थी हमारी ये कई सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो यहाँ पर लोगों के घर हुआ करेंगे और ये उसकी गलियां। तो ये जो गलियां हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस कट करते हैं। इस पैटर्न को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। ओके, चलिए तो आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा ऐसी जो बड़े बड़े साइट्स थी, इन साइट्स पर आपको अपना खुद का सिटाडेल भी मिल जाएगा। अब सिटाडेल क्या होता है, ये एक मिट्टी या ब्रिक से बना हुआ एक हायर पोडियम होता है या फिर हायर प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर जनरली आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते हुए मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये हमारा कोई इलाका है, तो यहाँ पर ये इलाका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक हायर प्लेटफॉर्म होगा और ये हमारा एक लोअर प्लेटफॉर्म होगा, लोअर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर रहते हैं कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के घर होते हैं और ये वो लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पर होती है बड़ी बड़ी ग्रीनरीज या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कर जो लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उन लोगों का यहाँ पर बिल्डिंग्स या फिर ऑफिस यहाँ पर होती होंगी। तो यहाँ कॉमन पीपल रहते थे और ये अलग से एक सिटाडेल था जिससे जो कि एक हायर वॉल पे था। ये इसलिए बनाया जाता था ताकि ये जो पूरा एरिया है इसे हम प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा ये इन सब में अपना एक खुद का एक सिटाडेल था। अब इस सिटाडेल के नीचे वाले पोर्शन पे ब्रिक के बने हुए, ईंटों के बने हुए घर बने हुए होते थे जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। अब इसमें भी जो लोग जो घर बने हुए करते थे,
या जब घर बनते थे वो बर्न्ड ब्रिक से बनते थे। बर्न्ड ब्रिक्स मतलब जो पक्की ईंटें होती है ना, उससे ये लोग घर बनाते थे। तो अनलाइक बिफोर, जैसे पहले लकड़ियों का या फिर पत्थरों का यूज किया जाता था घर बनाने के लिए, अब उन सब चीजों का यूज बंद होकर आपको यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग अब पत्थरों से या स्टोन से बनी हुई नहीं मिली थी। यहाँ पर पूरी तरह से एब्सेंस था ऑफ द स्टोन बिल्डिंग्स, और ज्यादातर जो बिल्डिंग्स थी वो यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक से ही बनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर ये भी था कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। तो जैसे अभी हमने ग्रिड पैटर्न देखा यहाँ पे, अब यहाँ पर मान लीजिए घर है, इस घर से कुछ नाली होगी, कुछ ड्रेनेज सिस्टम होगा, तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो स्ट्रीट की मेन ड्रेनेज सिस्टम से इसको कनेक्ट करता था। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ड्रेनेज आई है या ड्रेनेज लाइन आई है, ये कवर्ड होती थी विद द ब्रिक्स एंड स्लैब्स। तो ऐसा नहीं कि वो नाले खुले पड़े हैं जहाँ पर गंदगी हो रही है या फिर उसमें कोई गिर कर किसी की जान चले जाए, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर पैक हुआ करते थे जिससे सैनिटेशन भी रहे, कोई गंदगी ना रहे, ना मच्छर हो ना मक्खी हो, और साथ ही में किसी के एक्सीडेंट होने के भी चांसेस ना हो। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखे गए थे। ओके, और जो प्रॉपरली कवर्ड भी हुआ करते थे। अब अगर आप आगे देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो में एक बहुत ही अच्छी पब्लिक प्लेस भी हमें दिखी थी जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ। ये है हमारा ग्रेट बाथ। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रिचुअल बात करने के लिए लोगों को लाया जाता था या फिर लोग यहाँ पर आते थे। जैसे हमने गंगा नदी का हमारे यहाँ पे महत्व बहुत ज्यादा है, तो हम वहाँ पर रिचुअल बात करने के लिए जाते हैं। नॉर्मली कोई गंगा नदी में नहाने नहीं जाता, पर जब कोई ओकेशन होता है या जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं तो रिचुअल बात लेने वहाँ पे हम जाते हैं। तो वैसे ही वही सिग्निफिकेंस इस ग्रेट बात की भी थी। अब इसे आर्टिफिशियली ऑब्वियसली बनाया गया था। इसकी जो लेंथ थी वो लगभग 39 फीट की थी। इसकी जो विड्थ थी वो 23 फीट की थी, और इसकी जो आप हाइट देखेंगे या जो डेप्थ देखेंगे वो उसकी डेप्थ कितनी थी, 8 फीट की थी। तो 39, 23, 8, 39, 23, 8। अगर आपको ये मीटर्स में दे दिया जाए, वैसे तो ये फीट में दिया हुआ है 39, 23, 8, तो आपको कन्वर्ट करने भी आना चाहिए मीटर में, पर वैसे भी आपको याद भी होना चाहिए कि अगर आप मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11.88, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। फिर 7.01 उसकी विड्थ हो जाएगी, और 2.43 उसकी डेप्थ हो जाएगी ना, जितना वो डीप है। तो ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, और ये उसकी डेप्थ है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये मीटर से। और अगर आप मीटर से पूछा जाए तो 11.88, 7.01, 2.43। और अगर आपको उसमें फीट में पूछा जाए तो 39, 23 और 8। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसके दोनों तरफ आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी, जो सीढ़ियां इसको मेन फ्लोर से कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा आपको इसके आसपास कई सारे रूम्स मिल जाएंगे जो चेंजिंग रूम्स माने जाते हैं, जहां पर आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इसका जो फ्लोर है ये नीचे, ये भी बनाया गया है बर्ट या फिर पकी हुई ईंटों से। इसके अलावा यहाँ पर जब पानी आता है वो पानी इसके साइड सामने बने हुए एक बड़े से कुएं से, बड़ा वेल है इसके पास में, वहां से यहाँ पे पानी भी आता है। और साथ में इसके यहाँ नीचे या साइड में एक आउटलेट बनाया गया है कॉर्नर में, जिससे सारा पानी ड्रेन हो जाता है। तो नहाने के बाद जो पूरा पानी है उसे चेंज करना होगा तो यहाँ पे आपका आउटलेट भी मिल जाएगा, जहाँ से आपका पूरा पानी निकाल दिया जाता है, और फिर सामने कुएं से दूसरा पानी, नया फ्रेश वाटर यहाँ पे फिल कर दिया जाता है। यहाँ पर एक रिचुअल बाथिंग साइट होगी, है वहाँ पे रिचुअल लोग नहाने, किसी रिचुअल में ये लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते होंगे। इसके अलावा अगर हम किसी इस बिल्डिंग की बात करें तो मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो वहाँ की ग्रेनरी। ग्रेनरी वो होती है जिसे हम अनाज घर बोलते हैं। तो एक ऐसा गोडाउन टाइप का जहाँ पर ग्रेन्स स्टोर करके रखे जाते हैं, वो ग्रेनरी है। इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी 150 फीट की, और विड्थ आपको मिलेगी 50 फीट की। तो ये 150 और 50 फीट, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और ये ग्रेनरी सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि मोहनजोदाड़ो की है। इसके अलावा एक ऐसी ग्रेनरी आपको हड़प्पा में भी मिलेगी। हड़प्पा की सिटाडेल मतलब वो अपर वाले प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ग्रेनरी मिलेगी उसमें खासियत ये है हड़प्पा वाले में कि वो आपको 6 ग्रेनरी मिलेगी इन टू रोज ना, मतलब आपको यहाँ पर सिक्स ग्रेनरीज इन टोटल आपको यहाँ पर मिलती है। ओके, तो हालांकि मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो वहाँ की ग्रेनरी है, और हड़प्पा में ऐसे आपको 6 ग्रेनरीज मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम बात करते हैं
हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। तो वहाँ पे हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेवलपमेंट हो रही थी। वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रही थी, वहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें भी बिक रही थी, मिल रही थी। इसके अलावा वो लोग ट्रेडिंग भी किया करते थे। तो एग्रीकल्चर की अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में वीट और बार्ली इनका मेन क्रॉप्स हुआ करते थे। इसके अलावा वो तिल, मस्टर्ड, कॉटन, ये सारी चीजें भी यहाँ पर उगाई जाती थी। इसमें जो भी आपका सरप्लस ग्रेन बचता था उसे ग्रेनरीज में, उसे अनाज घर में स्टोर करके रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी थे, जैसे शीप, गोट, बफेलो, इनको हम पालते थे उस टाइम पर, तो उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। तो बफेलो, गोट, शीप, इनको पाला जाता था। हॉर्स का हमें इतनी जानकारी नहीं है कि क्या उस टाइम पर हॉर्स जाने जाते थे या नहीं, बहुत कम उनके एविडेंसेस मिले हैं हमें। और वो भी ऐसा कहा जाता है कि जो एविडेंसेस मिले हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया का बाकी सारी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड हुआ करता था। तो हो सकता है कि वो लोग जब हमारे यहाँ आए हों तो वो हॉर्स लेकर आए हों। हमें उतनी जानकारी थी या नहीं, या हमने उनका यूज कभी किया या नहीं किया, वो उतनी हमें जानकारी नहीं मिलती। ओके। इसके अलावा कुछ एनिमल्स का शिकार भी किया जाता था खाना खाने के लिए, उसमें से आपके आते हैं डियर। तो कुल मिला के आपके शीप, गोट और बफेलो को पाला जाता था। हॉर्स की शायद उतनी जानकारी नहीं थी हमें। और डियर जैसे एनिमल्स को कुछ मार कर खाया भी जाता था। इसके अलावा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट या आर्टिसन ग्रुप भी था, जिसमें आपके गोल्ड स्मिथ आते हैं, सुनार, ब्रिक मेकर्स आते हैं जो कि ईंटें बनाते हैं, जो पत्थर काटने वाले भी यहाँ पर थे, कपड़े बुनने वाले वीवर्स भी थे। इसके अलावा यहाँ पर बोट भी बनाई जाती थी ताकि ट्रेड किया जा सके। इसके अलावा टेराकोटा के सामान भी बनाए जाते थे, तो मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर मिट्टी के कुछ स्टेच्यूज वगैरह हो गए, वो भी बनाए जाते थे। इसके अलावा ब्रॉन्ज एंड कॉपर मेटल का भी यूज किया जाता था। और ब्रॉन्ज और मेटल का यूज ज्यादातर मेटल क्राफ्ट में किया जाता था। तो इसकी कुछ मूर्तियां बनती थी, इसकी मतलब आर्ट में इसका यूज किया जाता था। इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते थे। ऑर्नामेंट्स जो हम गहने वगैरह पहनते हैं, तो ज्यादातर वो गहने गोल्ड या सिल्वर के होते थे। जैसे आज भी ज्यादातर जो गहने होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के होते हैं, तो वैसे भी उस टाइम पर आपके ज्यादातर ऑर्नामेंट्स गोल्ड और सिल्वर के हुआ करते थे। इसके अलावा वहाँ पे जो पॉटरी हुआ करती थी, जिसमें हम अनाज को स्टोर करके रखा करते थे, वो पोटरी जनरली आपकी प्लेन हुआ करती थी। और ज्यादातर इसमें कभी कभी कुछ रेड या पेंट कलर की ब्लैक कलर की पेंटिंग की होती थी। तो रेड या ब्लैक पेंटिंग या फिर प्रॉपर प्लेन यहाँ पर पॉटरी पाई जाती थी। इसके अलावा कई सारे बीड्स, जिसे हम कहते हैं ना मोती, तो वो बीड्स भी यहाँ पर बनाए जाते थे। और ये जो बीड्स अलग अलग वैरायटी में बनाए जाते थे, कई सारे प्रीशियस या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन से बीड्स बनाए जाते थे। अब बीड्स मतलब आप वो समुद्र में मिलने वाले मोती मत समझ लीजिएगा, हम जनरली मोती बोल देते हैं, पर बीड्स मतलब वो मन का होता है ना, जो वुड के, आपने कई बार माला वगैरह आपने देखी होगी, वुड के बने हुए गोल गोल होते हैं। तो वो बीड्स यहाँ पर अलग अलग स्टोन से या प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते थे। अब इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल ट्रेड भी हुआ करती थी और कई बार फॉरेन ट्रेड भी हुआ करती थी। तो बाकी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में ये लोग ट्रेड किया करते थे। और अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जनरली मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान में इनकी ट्रेड हुआ करती थी। तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान में ये लोग ट्रेड किया करते थे। अब ये जो सामान इम्पोर्ट किया करते थे वो सारे महंगे महंगे सामान थे, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, टिन और कई सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हम इम्पोर्ट करते थे। तो गोल्ड, कॉपर, टिन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इंपोर्ट किया करते थे। जबकि हम जब एक्सपोर्ट करते थे तो वीट, बार्ले, पीस और ऑयल सीड्स वगैरह, मतलब खाने पीने के कुछ सामान, या इसके अलावा कुछ कॉटन गुड्स, पॉटरी और यही मनके या फिर टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई कुछ चीजें, एवरी प्रोडक्ट्स जो हाथी के दांत से बनी हुई कुछ चीजें, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इम्पोर्ट कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, टिन, कॉपर, गोल्ड। और एक्सपोर्ट में पहले तो कुछ खाने पीने की चीजें जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड्स वगैरह। इसके अलावा कुछ पहनने की चीजें जैसे कि कॉटन के गुड्स या फिर पॉटरी या फिर बीड्स। और कुछ सजाने वगैरह की चीजें जैसे टेराकोटा या फिर आइवरी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हमें ऐसे भी मिले हैं कि इंडस और सुमेरियन पीपल के बीच में भी कुछ रिलेशंस हुआ करते थे, तो हो सकता है हमारा उनसे भी कुछ ट्रेड होता था। इसके अलावा इंडस वैली में कई सारी ऐसी सील्स मिली हैं जो कि सॉरी, मेसोपोटामिया से कई सारी सील्स मिली हैं जो इंडस वैली की थी। तो इंडस वैली की कई सारी सील्स आपको मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस और मेसोपोटामिया के बीच में कुछ ट्रेड रिलेशंस थे।
अब ये ट्रेड जो हुआ करता था वो जनरली मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, पैसों का लेन देन नहीं होता था, बार्टर सिस्टम पे ये ट्रेड चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे सील्स, टेराकोटा मॉडल्स बनाए जाते थे इंडस वैली में, जिसमें कई सारे तरह के चित्र वगैरह बनाए जाते थे, जिससे हमें ये समझ में आता था कि हमारे यहाँ पर बुलक कार्ट्स और ये जो कहते हैं ना बैलगाड़ी वगैरह, ये सब यूज होती थी फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट, और बोट्स और शिप्स वगैरह यूज की जाती थी फॉर द सी ट्रांसपोर्ट। तो हमारे यहाँ पे जो सील्स वगैरह बनती थी या फिर जो मॉडल्स बनते थे टेराकोटा के, तो कई सारे टेराकोटा मिट्टी से हमने बुलक कार्ट्स बनाई थी, या फिर आपने इसमें आपने बोट्स वगैरह बनी होंगी। तो जिसे देखकर हमें ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर बुलक कार्ट्स भी थी और यहाँ पर बोट्स भी थे। तो बुलक कार्ट का यूज किया जाता था लैंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और बोट्स वगैरह का यूज किया जाता था सी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये आपको इसमें कुछ सील्स दिख जाएंगी, वही सील्स जो हमारी मेसोपोटामिया में मिली थी। ये उसमें कुछ आपको फिगर्स मिल जाएंगे और ये आपको पॉटरी मिल जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ डिस्कस करते हैं। तो हमें ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस टाइम पर सोशल लाइफ लोगों की कैसे रही होगी। तो उस टाइम पर लोग जो ड्रेसेस पहना करते थे, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो, दोनों ही जो ड्रेसेस पहना करते थे वो टू पीस क्लॉथ हुआ करते थे। एक उनका अपर वेयर होता था और एक उनका लोअर वेयर। तो एक अपर गारमेंट और एक लोअर गारमेंट वो लोग पहनते थे। इसके अलावा वो बीड्स पहनते थे। बीड्स मतलब वही जो मनके हम बोलते हैं। दोनों ही मैन और वीमेन ऑर्नामेंट्स में वो बीड्स भी पहना करते थे। इसके अलावा ज्वेलरीज में उनके बैंगल्स आते थे, ब्रेसलेट पहनते थे। प्लेट्स अगर आपने देखी हो जो हेड में पहनते हैं ना, तो हेड में अगर हम आपको दिखाएंगे, अभी दिखा भी था शायद, ये एक मिनट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन्होंने सर पे कुछ पहना हुआ है, इसे आप कहते हैं फिलेट। ओके, तो जो आप सर पे पहनते हैं उसे आप कहते हैं फिलेट्स। ओके, इसके अलावा गिडिल्स आते हैं जो कमरबंद होते हैं, जो हम कमर में पहनते हैं। पैरों में पहनने वाले एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, कानों में पहनने वाली फिंगर रिंग्स। तो ये सारी आपकी ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, ज्वेलरी हुआ करते थे जो कि विमेन पहनती थी। इसके अलावा जो बीड्स है वो दोनों मैन विमेन दोनों पहनते थे। बैंगल्स, ब्रेसलेट, ये सब भी विमेन पहनती थी। इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के भी बने हुए थे, जो थोड़े एक्सपेंसिव हुआ करते थे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स का यूज भी बहुत कॉमन था। मतलब कॉस्मेटिक की तो एक आपको फैक्ट्री भी मिली थी चनो दाड़ो में, जो कि पाकिस्तान में आता है। तो ये सारे कॉस्मेटिक्स का यूज वगैरह भी बहुत कॉमन हुआ करता था। इसके अलावा कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो हम घर पे कुछ सजाने के लिए या रखने के लिए सामान लेते हैं, उसमें पॉटरिया है, स्टोन से बनी हुई कुछ चीजें, शेल्स, और एवरी हाथी के दांतों से बनी हुई कुछ चीजें, कुछ मेटल क्राफ्ट वगैरह भी आपको मोहनजोदाड़ो में मिला है। इसके अलावा नीडल्स वगैरह, कॉम्स वगैरह, स्पिंडल्स वगैरह, या फिर फिश हुक्स, नाइफ्स, चाकू वगैरह, ये सब सारी चीजें कॉपर से बनाई जाती थी, और ये भी आपको मोहनजोदाड़ो में या फिर इंडस वैली की बाकी भी कुछ साइट्स पे आपको ये सब मिला हुआ है। बच्चों के खिलौनों की बात करें तो बच्चों के खिलौनों में आपको मिट्टी से बने हुए कुछ गोलक कार्ड्स, मार्बल्स, या फिर बॉल, या फिर वो जो डाइस होता है, तो वो भी सब आपको यहाँ पर मोहनजोदाड़ो और बाकी सब साइट्स में मिला था। फिशिंग उस टाइम पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन में से एक था। इसके अलावा हंटिंग और बुल फाइटिंग भी उनका पास टाइम्स में आता था। वो पास मतलब टाइम पास करने के लिए या तो हंटिंग पे जाते थे या तो उनका बुल फाइट वो लोग करवाते थे और उसे एंजॉय करते थे। इसके अलावा आपको कुछ वेपन्स में एक्सिस या फिर स्पीयर हेड्स, डैगर्स, बोज, एरोस, ये सब आपको मिल जाएंगे जो कॉपर या ब्रोंज के बने हुए होते थे। अभी आपको मिलेगा डाइसिंग, ये बुल फाइट करवाना, कॉम, निडल्स वगैरह, और ये मार्बल्स वगैरह, फिशिंग करना उनका मेन ऑक्यूपेशन था। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा ये सारे जो वेपन्स थे, इसमें से ये आपका स्पीयर हेड, ये आपके एक्सिस, ये आपके डैगर्स, और ये बो एंड एरो। इसके अलावा अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के आर्ट एंड क्राफ्ट को डिस्कस करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि उस टाइम के लोगों के पास कई सारी मतलब वर्कमैनशिप स्किल्स उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उनकी कारीगरी बहुत अच्छी थी। ये सब आप अगर आप देखेंगे कि उस टाइम पर वो लोग मैन और विमेन की फिगर्स बनाया करते थे, मतलब उनकी मूर्तियां बनाया करते थे। एनिमल्स और बर्ड्स की भी मूर्तियां उन्होंने कई बार बना, मतलब कई सारी मूर्तियां हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं।
और ये भी अलग अलग मेटल्स वगैरह के भी मिलती हैं। तो स्पेशली आपने टेराकोटा के बने हुए आपको मिलेंगे। कई बार ये सील्स में आप मैन या विमेन या फिर किसी एनिमल बर्ड्स को बनाया हुआ आपको दिखेगा। ये सारी चीजें बताती हैं कि उस टाइम पे लोगों की जो कारीगरी थी वो कितनी ज्यादा अच्छी थी। मोहनजोदाड़ो में आपको एक फिगर मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल। तो ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई, ब्रॉन्ज मेटल हमने पहले भी डिस्कस किया था। कॉपर और टिन को अगर आप मिलाएंगे तो उससे ब्रॉन्ज बनता है। तो उसी ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई डांसिंग गर्ल आपको मोहनजोदाड़ो में मिलती है। उसकी, इसका जो राइट हैंड है वो उसकी हिप पर है, उसका लेफ्ट हैंड जो है उसमें कई सारे बैंगल्स हैं और वो ऐसे लूज रिलैक्स पोजिशन पर है। इसके अलावा आपको हड़प्पा में दो स्टोन टूल्स मिलेंगे, जिसमें से एक स्टोन मैन के बैक एरिया को दिखा रहा है और दूसरा एक डांसर का स्टोन स्टैचू है। ये दोनों भी आपके कारीगर की कला को दिखाते हैं। इसके अलावा आपको हड़प्पा में कुछ पॉटरीज मिलेगी जिसमें कई सारे फाइन आर्ट्स किए गए हैं, कई सारे पिक्चर्स उसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पॉटरीज और जार्स वगैरह है, इसमें पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरह से की गई है। अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिजाइन का उसमें यूज किया गया है और जो पेटेंट पोट्री है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा इसमें जो पिक्टोरल मोटिव्स बनाए गए हैं, मतलब जो पिक्चर्स वगैरह बनाए गए हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वाले हो, कुछ ऐसे ही जार में हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई हो, या फिर कुछ सर्कस बनाए हो, या तो कुछ लीव्स बनाए गए होते हैं, कुछ प्लांट्स या कुछ ट्रीज इसमें बनाए गए होते हैं। और कुछ पॉटरी भी पीसेस ऐसे हैं जिसमें आपको फिश और पीकॉक बना हुआ भी मिलेगा, जैसे कि ये आपके कुछ टेराकोटा फिगर्स हो जाएंगे, स्टोन फिगर्स हो जाएंगे, और ये है वो जो आपको मोहनजोदाड़ो में ब्रोंज स्टैचू मिलेगा, जिसका राइट हैंड अपने हिप पर है और आपका लेफ्ट हैंड यहाँ ऐसे लूज है। ओके। इसके अलावा आपको मिलेगा स्क्रिप्ट की। अगर आप बात करें तो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी पूरी पढ़ी नहीं गई है, उसे अभी भी पूरी तरह से पढ़ना बाकी है। पर आपको यहाँ पर जब आप किस स्क्रिप्ट को आप देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम लगभग 400 से 600 वर्ड्स आपको मिलेंगे या सिंबल्स आपको उसमें मिलेंगे, जिसमें से 40 से 60 बहुत बेसिक है और बाकी बचे हुए उसी की वेरिएंट है। जैसे अगर आप बात करें कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट बैठे, जिसमें से एक आपका ए है, तो ए आपका मेन हो जाएगा, है ना, बेसिक हो जाएगा। लेकिन ए को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ए के ही वेरिएंट हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के आपको 400 से 600 सिंबल्स देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से 40 से 60 बेसिक है और बाकी बचे हुए उन्हीं के ही वेरिएंट्स हैं। ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो जनरली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। जैसे यहाँ पर आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो लेफ्ट से राइट है, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि वो राइट से लेफ्ट लिखा गया है, मतलब यहाँ से शुरू और यहाँ जैसे उर्दू लिखी जाती है। और कुछ कुछ सीन्स में आपको बोस्टोफेडन मेथड भी देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या होता है, एक लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, फिर दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, फिर राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी। तो इसमें दोनों ही क्या बोलते हैं, दोनों ही मेथड्स में आपको लिखा जाएगा, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इसके अलावा परपोला और जो स्कैंडिनेवियन कलीग्स थे उनके, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो द्रविडियन थी। इसी बात पे एग्री करते हैं हमारे सोवियत के स्कॉलर्स भी, इस बात पर एग्री करते हैं, वो भी, उनको भी ऐसे ही लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की उस टाइम पर जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो द्रविडियन ही हुआ करती थी। पर कुछ स्कॉलर्स के इसमें कुछ अलग अलग व्यूज भी हैं। उनका मानना ये है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसका कुछ रिलेशन आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ ही, इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ है। लेकिन हालांकि हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी सिर्फ तभी मिलेगी जब आप उसे कुछ पढ़ेंगे, है ना, जब आप उसे कुछ डेसिफर कर पाएंगे। तो अभी तक हम क्योंकि उसको ठीक से डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह से हमें उनके कल्चर के बारे में अभी उतना ज्यादा नहीं पता है। इन सब चीजों पर लाइट आएगी, हम इसके बारे में ज्यादा जानेंगे जब इस चीज को ज्यादा डेसिफर किया जाएगा। इसके बाद है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिलीजन। तो उस टाइम पर जो सेल्स हमें मिली है या टेराकोटा के जो फिगर्स हमें मिले हैं, जो कॉपर के बनी हुई कुछ चीजें मिली है हमें, उससे हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ कैसे हुआ करती थी। जैसे हमें एक सीन मिला है जिसमें हमें पशुपति जी दिख रहे हैं, जिसे हम प्रोटो शिवा या शिवा का एक अवतार मानते हैं। जो शिव का जो बहुत पुराना रूप है उसे हम मानते हैं, पशुपति को। उनकी सील हमें मिली है, जो कि योगा की पोस्चर में वो बैठे हैं। उनके 3 फेसेस दिख रहे हैं, जिसके और उनके 2
हॉर्न्स भी आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा उनके आसपास 4 एनिमल्स हैं, एक एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है और बफेलो है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में उनका फेस है। इनका हमें एक सील दिखी थी अभी, एक मिनट, इनकी हमें एक सील दिखी थी ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पशुपति है, इनके 3 फेसेस आपको दिखेंगे, एक फ्रंट, लेफ्ट, राइट। ये उनके 2 हॉर्न्स है, यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। इनके आसपास आपको 4 एनिमल्स दिखेंगे और इनके फुट में आपको 2 एनिमल्स और दिखेंगे, जैसे हम जो डियर्स है। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने रिलीजियस लाइफ। ये तो यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बफेलो आपको 4 डायरेक्शन में मिलेंगे और इनके पैरों की साइड पे आपको 2 डियर्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक फीमेल डीटी भी है, जिसे आप मदर गॉडेस बोलते हैं। उनका भी एक टेराकोटा फिगर आपको मिला हुआ है। कुछ टाइम के बाद, मतलब बाद वाले फेज में, यहाँ पर लिंग वर्शिप भी होना शुरू हो गई थी। तो मेल फीमेल दोनों की लिंग वर्शिप यहाँ पर होती थी। इसके अलावा यहाँ पर पेड़ों की, जानवरों की पूजा भी की जाती थी। ये लोग भूतों में या फिर इविल्स में भी मानते थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एम्यूलेट्स मिले हैं, जिसे हम ताबीज बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ताबीज भी आपको मिले हैं, जिसे शायद इन्हीं के अगेंस्ट, घोस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए शायद यूज किया जाता था। इसके बाद यहाँ पे बरियल मेथड कुछ देखे गए हैं, जैसे कि आपको कुछ सिमेंट्रीज मिली है, कुछ कब्र आपको मिली है मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। अब आपको याद होगा शायद मोहनजोदाड़ो सिंध में आता है, हड़प्पा आपके वेस्टर्न ये पंजाब साइड पे आता है। इसके अलावा आपको कालीबंगा राजस्थान में, लोथल आपको गुजरात में, रोपड़ आपका पंजाब में, ये सारी साइड्स में आपको कुछ बुरियल मेथड्स मिलेंगी, कुछ कब्रें यहाँ पे देखी गई हैं। अब इसमें आपको, अगर आप मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, तो आप आपको कंप्लीट बुरियल या फिर पोस्ट क्रिमेशन बुरियल भी देखा गया है। पोस्ट क्रिमेशन मतलब पहले जला दिया गया फिर उसे दफनाया गया, ऐसे बुरियल्स भी आपको मोहनजोदाड़ो में देखे गए हैं। इसके अलावा लोथल में एक बोरियल पिट के आसपास कुछ बर्न्ट ब्रिक्स या फिर पक्की ईंटों के साथ लगा दिया गया था, जिससे आपको इस मतलब कॉफिन्स का आपको कुछ एविडेंस मिलता है, या फिर जो आपके कुछ कॉफिन्स के जैसा बनाया गया था वहां पे। कॉफिन्स मतलब आपको पता होगा, अगर इस शेप के होते हैं ना, देखिए, एक कुछ आपको इस शेप के देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये होते हैं कॉफिस, जहाँ पे डेड बॉडी को ऐसे लिटाया जाता है। तो ये कॉफिस भी वहाँ पे, वुडन कॉफिस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लोथल में भी क्या किया गया था, एक बोरियल पिट में के आसपास ये बर्न्ट ब्रिक्स लगा दी गई थी, और कुछ वुडन कॉफिस भी ऐसे बनाए गए थे हड़प्पा में। तो लोथल में अलग है, हड़प्पा में अलग है। हड़प्पा में वुडन कॉफिन्स थी और लोथल में बर्न्ट ब्रिक्स से ये बनाए गए थे। इसके अलावा कुछ पॉट बोरियल्स भी, मतलब एक पॉट के अंदर डेड बॉडी को रखकर उसे दफनाना भी आपको मिला था। ये भी आपको लोथल में मिला हुआ है। और कभी कभी आपको एक पेयर्स ऑफ स्केलेटन भी मिले हैं, मतलब एक ही पॉट के अंदर 2 डेड बॉडीज भी आपको मिली है। तो उससे कई सारे स्कॉलर्स ऐसा बोलते भी हैं कि अगर एक पॉट में 2 डेड बॉडीज मिली है, इसका मतलब ये होगा कि एक हस्बैंड होगा और दूसरा उसकी वाइफ होगी। तो हो सकता है शायद उसमें सती प्रैक्टिस भी मिली हो, लेकिन ऐसे सती प्रैक्टिस का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक पॉट में या कुछ पॉट्स में अगर आपको ये मिल जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सती प्रैक्टिस हुआ करती होगी। तो ये अगर सती प्रैक्टिस हुई है तो लार्ज स्केल पे हुई होगी, एक आध सिर्फ आपको एविडेंस नहीं मिली होती उसकी। तो जब तक हमें कुछ और एविडेंसेस नहीं मिलते, तब तक ये कहना कि वहां पे सती प्रैक्टिस होती थी, ये थोड़ा सा एक्सेचरेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम ये सब नहीं कह रहे हैं। लेकिन वहां पर एक पॉट में आपको 2 या फिर पेयर ऑफ स्केलेटन्स मिले हैं। ये आपको कुछ मिल जाएंगे, जैसे एक ही इसमें 2 पेयर्स। इसके अलावा आपको कुछ पॉट्स के अंदर डेड बॉडीज मिल जाएंगी। ये बर्न्ड ब्रिक्स से कॉफिन बना देना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। ये जो हड़प्पन कल्चर अपने पीक पर था, टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी थी, ये सब इतना जो चल रहा था, ये डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इसका कोई यूनानिमस व्यू पॉइंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि यही रीजन था इनके डिक्लाइन के पीछे। अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग थ्योरीज है, जो ये कहती है कि इनके डिक्लाइन का रीजन अलग अलग रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हो गया, शायद फ्लड आ गया था या फिर नदियां सूख गई थी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई थी क्योंकि सॉइल का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा था। कई बार वहां पे अर्थक्वेक भी आए थे,
इसकी वजह से भी कई सारी हड़प्पन सिटीज का डिक्लाइन देखा गया था। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि ये सारी चीजें तो थी ही, नेचुरल कैलेमिटीज तो आई ही थी, लेकिन साथ में इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो फाइनल ब्लो मिला था जिसके बाद ये पूरा खत्म हो गया, वो था आर्यंस का इन्वेशन। ओके, तो यहाँ पर कुछ फोर्ट्स टूटे पाए गए थे, यहाँ पे जो किले बनाए थे, सिटाडेल बनाए थे, वो फोर्ट्स यहाँ पे टूटे हुए पाए गए थे। उसका भी मेंशन आपके ऋग्वेद में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स का मेंशन आपके ऋग्वेद में मिलता है, वही ऋग्वेद जिनको आर्यंस ने लिखा है, तो हो सकता है आर्यंस ही रीजन हो इन डिस्ट्रक्शन का। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन एक साथ एक जगह पर भी बहुत सारे स्केलेटन पाए गए मोहनजोदाड़ो में, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है कि इन पर अटैक हुआ है, तभी इतने सारे स्केलेटन एक साथ पाए गए मोहनजोदाड़ो में। ओके, तो ये सारे एविडेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जब से हमारी रेडियो कार्बन मेथड आई और उसके बाद हमने स्टडी की, तो हमें पता चला कि आर्यस के आने के कई टाइम पहले ही ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी। तो ये कहना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आर्यन का इसमें कोई रोल रहा होगा, पर बहुत लंबे टाइम तक और काफी सारे स्कॉलर्स ने यही माना है कि आर्यस जब आए तो उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को खत्म करके अपनी नई सभ्यता यहाँ पर स्टेब्लिश की। लेकिन रेडियो कार्बन मेथड ये नहीं मानता। ओके, तो आर्यंस के पास बहुत सारे सुपीरियर वेपन्स भी थे, बहुत अच्छे वेपन्स थे उनके पास, बहुत तेजी से दौड़ने वाले हॉर्सेस थे उनके पास, तो वो कई सारे टर्म्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से थोड़ा आगे थे। तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता था कि उन्होंने ही यहाँ इस रीजन में अपना कंट्रोल जमाया होगा उन्हें हराने के बाद। तो ये कुछ डिक्लाइन के रीजंस थे। नेचुरल कैलेमिटी जिसमें फ्लड और नदियों का सूख जाना, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाना, अर्थक्वेक आना शामिल था। कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा माना कि आर्यंस ने इन्वेट किया होगा। कुछ लोगों का मानना कि जो ये ऋग्वेद में लिखा गया है कि फोर्ट्स टूटे थे, तो हो सकता है कि यही मोहनजोदाड़ो के या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के फोर्ट्स हों जो कि आर्यंस ने तोड़े हो। इसके अलावा ये सारी चीजें रेडियो कार्बन मेथड आने के बाद थोड़ी सी आर्यंस का रोल इसमें कम दिखने लग गया था। ये है आपके डिक्लाइन होने के बाद का हड़प्पा और ये डिक्लाइन होने के बाद का मोहनजोदाड़ो। ओके, तो थैंक यू। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।